हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये मॉडल पेपर 16 पढ़ने जा रहे हैं जो डॉक्टर रंजीत सर की बुक से है। एक बात पूछनी थी स्टूडेंट्स कि जो हम लोग मॉडल पेपर कर रहे हैं, जो सीक्वेंस से करते चले आ रहे हैं 1 से लेकर 16, आज हो जाएगा 15 तक कर चुके हैं, ये सीक्वेंस से ही चलाएं या फिर जो बुक वाइज हम करा रहे हैं, चाहे मिलियन माइंड्स की या रंजीत सर की, उसको अलग अलग नंबर दे दें। अगर आप लोग को दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, तो हम क्या कर देंगे, मिलियन माइंड्स और जो रंजीत सर की बुक है इन सबको अलग अलग नंबर दे देंगे। ऐसा कराएं या फिर सीक्वेंस से ही चलते चले आएँ, ये बात ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आप लोग को परेशानी हो रही है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, उसके बाद फिर हम चेंज कर देंगे। ओके फिर ओके लेट्स बिगिन। आज हम ये 16 देखने जा रहे हैं जो रंजीत सर की बुक से है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सिंस वर रिप्रेजेंटेड इन मोरालिटी प्लेस। क्या कह रहा है कि कितने सिंस मोरालिटी प्लेस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सिंस मीन्स क्या होता है, सिन मीन्स क्या होता है, पाप। मतलब कितने, यहाँ पे सिंस लगाए, कितने पापों को मोरालिटी प्लेस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे 7। कितना हो जाता है, कितना है, कितने पाप है, 7 पापों को क्या किया जाता है, मोरालिटी प्लेस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट आगे कह रहा है एनवी, ग्लटन, स्लॉथ एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूज्ड इन मोरालिटी प्लेस। क्या कह रहा है कि जो एनवी है, ग्लटन है, स्लॉथ है या फिर इत्यादि, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो मोरालिटी प्लेस में यूज किए जाते हैं। एनवी मीन्स क्या होता है, ईर्ष्या। ग्लटन मीन्स क्या होता है, खाओ, पेटू, मतलब जो बहुत ज़्यादा खाता हो, या फिर भक्षक बोल सकते हैं यहाँ पे। स्लॉथ मीन्स क्या होता है, आलस या आलसी। ये सारे ह्यूमन के ही आपके नेचर हैं, बिहेव है। ये ह्यूमन में ही एनवी होता है, ह्यूमन ही ग्लटन होता है। ग्लटन मतलब क्या होता है, पेटू किस्म का भक्षक। स्लॉथ मीन्स क्या होता है, ह्यूमन ही क्या होता है, ह्यूमन के अंदर ये सारी आदतें होती हैं। तो ये क्या होता है, ये सारा एक एग्जाम्पल है किसका, जो मोरालिटी प्लेस में यूज किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी, सिंस। ये सारे सिंस के ही एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज साइकोमेचिया। साइकोमेचिया क्या होता है या साइकोमेचिया क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मिडिवल एलेगरी पोयम है। एक मिडिवल एलेगरी है, यह मिडिवल पोयम है साइकोमेचिया। नेक्स्ट, वॉट वर द टेम्पटेशन दैट मैन फेस इन द मोरालिटी प्लेस। मतलब किस प्रकार का टेम्पटेशन होता था जो मैन फेस करते थे मोरालिटी प्लेस में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द वर्ल्ड का भी था, फ्लेश का भी था, द डेविल का भी था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्ले इज एवरी मैन। यहाँ पे क्या कर रहा है, किस प्रकार, एवरी मैन किस प्रकार का, किस टाइप का प्ले है एवरी मैन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोरालिटी प्लेस। एवरी मैन किस टाइप का प्ले है, मोरालिटी प्ले है। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ विट्स। विट्स का मतलब क्या होता है, विट्स जैसे आपने सुना होगा यूनिवर्सिटी विट्स, जो यूनिवर्सिटी के विद्वान होते हैं उनको बोलते हैं यूनिवर्सिटी विट। तो विट मीन्स क्या होता है, विद्वान होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्कॉलर। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्कॉलर। नेक्स्ट, हु रिप्रेजेंट प्री शेक्सपियरियन ड्रामा। किसने प्री शेक्सपियरियन ड्रामा को रिप्रेजेंट किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी विट्स। जो प्री शेक्सपियरियन ड्रामा था उसको रिप्रेजेंट किसने किया था, आपके यूनिवर्सिटी विट्स। अब आपको पता ही होगा यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन है, किसको कहा जाता है यूनिवर्सिटी विट्स। तो कुछ राइटर ऐसे हैं जिसको यूनिवर्सिटी विट्स कहता है। जैसे आपके कौन कौन से राइटर हैं, क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, रॉबर्ट ग्रीन हो गए, थॉमस नैश, जॉन लिली, थॉमस लॉ, जॉर्ज पिले, ये सारे आपके क्या हैं, यूनिवर्सिटी विट्स हैं। थॉमस किड को भी इसमें रखा जाता है। ओके नेक्स्ट, हु प्रिपेयर्ड अ सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर। किसने एक सॉलिड, शेक्सपियर के लिए एक सॉलिड ग्राउंड प्रिपेयर किया था। मतलब शेक्सपियर के लिए रास्ता बना दिया था किसने, कि शेक्सपियर जो आगे बढ़ते गए, उन्होंने प्ले लिखा, हर चीज़ लिखी, तो उसके लिए एक रास्ता किसने बनाया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी विट्स की वजह से वो इतना ज़्यादा फेमस हो गए थे। कौन, शेक्सपियर।
क्योंकि यूनिवर्सिटी विट्स क्या थे, ये स्कॉलर थे, पढ़े लिखे थे, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये लोग पढ़ रहे थे। और शेक्सपियर पढ़े नहीं थे, शेक्सपियर किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे। तो जो भी वो कीवर्ड लेते थे ना अपने ड्रामा लिखने के लिए, अपने वर्क लिखने के लिए, तो वो इन्हीं लोग से बोरो करते थे। तो कहीं ना कहीं यही लोग की वजह से शेक्सपियर इतना ज़्यादा फेमस हो गए। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, मेहनत की, लेकिन कीवर्ड कुछ ऐसे वर्ड्स, क्योंकि चूंकि ये लोग यूनिवर्सिटी के थे तो ले लेते थे, उनसे बोरो कर लेते थे। नेक्स्ट, विच सेंचुरी यूनिवर्सिटी विट्स बिलोंग टू, किस सेंचुरी से यूनिवर्सिटी विट्स बिलोंग करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन से राइटर आते हैं, ये सारे को जितने भी ग्रुप है उसको कहते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। तो कह रहा है यहाँ पे किस सेंचुरी से ये लोग बिलोंग करते थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी, 16th सेंचुरी के, जब भी शेक्सपियर थे ना उसी टाइम के ये लोग भी थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ऑफ विच यूनिवर्सिटी क्रिस्टोफर मार्लो टुक हिज एजुकेशन, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि क्रिस्टोफर मार्लो ने किस यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा ली। तो यहाँ पे हम जान जाते हैं, पहले हम जान लें कि कितने राइटर इसमें हैं और उन्होंने कहाँ कहाँ से शिक्षा ली। जैसे इसमें जो आपके थे जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स थे कि उसमें से कितने लोग कैम्ब्रिज से लिए, कितने लोग ऑक्सफोर्ड से लिए। तो हमको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन से राइटर आते हैं। दूसरा फैक्ट क्या हो सकता है, इसमें हम याद कर सकते हैं कि कौन कौन से राइटर जो हैं वो कौन कैम्ब्रिज में कौन पढ़ा, कौन ऑक्सफोर्ड में पढ़ा। और यूनिवर्सिटी विट्स, जो आपका ये यूनिवर्सिटी विट्स है ना, ये जो फ्रेज़ है इस टर्म को यूज़ करने वाला कौन है, इतना तो जानना चाहिए। तो जब अब पहले हम जान जाते हैं कि ये जो राइटर हैं ये लोग पढ़े कहाँ हैं। तो जैसे आपके क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, रॉबर्ट ग्रीन हो गए, थॉमस नैश हो गए, ये तीनों राइटर कहाँ पढ़े थे, इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से ली थी, कैम्ब्रिज से। और आपके जॉन लिली, थॉमस लॉ, जॉर्ज पीले, इन्होंने कहाँ से लिया था, ऑक्सफोर्ड से लिया था। तो जरूर याद रखिएगा कौन किसने कहाँ से लिया, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ से बनेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो 3 राइटर थे उन्होंने कैम्ब्रिज से लिया और जो 3 राइटर थे वो ऑक्सफोर्ड थे। तो उसमें क्रिस्टोफर मार्लो कैम्ब्रिज से लिए थे। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैम्ब्रिज। और जो ये यूनिवर्सिटी विट्स, ये जो टर्म है इसको यूज किसने किया था सबसे पहले, एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे क्या है कि जो यूनिवर्सिटी विट्स का टर्म था इसको यूज किसने किया था। तो जॉर्ज सेंसबरी, इन्होंने ही यूनिवर्सिटी विट्स का जो टर्म था यूज किया था। ओके, तो क्रिस्टोफर मार्लो कहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा ली थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। क्रिस्टोफर मार्लो ने लिया था, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस लैज, ये तीनों कैम्ब्रिज से लिए थे। और जॉन लिली, थॉमस लॉ, जॉर्ज पीले, ये ऑक्सफोर्ड से लिए थे। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था, कब बिगिन हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1789 में, 1789 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट, नेम द शेक्सपियरियन स्टेज एक्टर हु सक्सेसफुली प्लेड द रोल ऑफ शाइलॉक एंड मेनी अदर्स इन हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ एट्सेट्रा। यहाँ पे कह रहा है कि उस शेक्सपियरियन स्टेज एक्टर का नाम बताओ जिसने सक्सेसफुली प्लेड किया था, क्या, साइलॉक का रोल अदा किया था मर्चेंट ऑफ वेनिस में। और भी कहाँ पे उसने रोल किया था, हैमलेट में, किंग लियर में, ओथेलो में और मैकबेथ में। तो कौन सा राइटर है जिसने साइलॉक का भी रोल प्ले किया और हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ यानी कि 4 ट्रेजेडी में भी उसने अपना रोल प्ले किया था। तो कौन सा राइटर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, एडमंड कीन, इन्होंने ही किया था। एक मिनट, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडमंड कीन। ओके, नेक्स्ट, द कैक्सटन प्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, यहाँ पे कह रहा है कि जो कैक्सटन प्रेस है वो इस्टेब्लिश कब किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1476, 1476 में। ओके, जो प्रिंटिंग प्रेस की बात अगर आती है ना कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आप लोग को याद करना चाहिए कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला गटेनबर्ग है,
कहाँ पे यूज किया था? गटनबर्ग कहाँ के थे? वो जर्मनी के थे। उन्होंने सबसे पहले जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस को यूज किया था, गटनबर्ग। लेकिन बात जब कैक्सटन की आ जाएगी, सॉरी, जब बात यहाँ पे इंग्लैंड की आ जाएगी प्रिंटिंग प्रेस की, कि इंग्लैंड में किसने यूज किया था? तो कैक्सटन ने किया था, विलियम कैक्सटन ने किया था। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है कि कैक्सटन प्रेस कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1476 में। नेक्स्ट, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाय कैक्सटन प्रेस वाज। पहली बुक कौन सी थी? फर्स्ट बुक प्रिंटेड इंग्लिश में पहली बुक प्रिंटेड थी कैक्सटन के द्वारा। कौन सी? कैक्सटन प्रेस के द्वारा। वो कौन सी बुक थी जो पहली ही बुक थी और प्रिंटेड थी इंग्लिश में, जिसको कैक्सटन प्रेस के द्वारा किया गया था प्रिंट? तो वो बुक कौन सी थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर? ए, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। ये पहली बुक थी जो प्रिंटेड थी। नेक्स्ट, हु रोट ट्रू विट इज वॉट ऑफ्ट वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। ये किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर पॉप ने। ये किसने लिखा था? अलेक्जेंडर पॉप ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट, Whom did डॉक्टर जॉनसन कंसिडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टर जॉनसन ने किसे माना था फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। जब बात इंग्लिश सिर्फ आपकी फादर ऑफ क्रिटिसिज्म की बात आ जाएगी तो हम किस पे जाते हैं? अरिस्टोटल पे जाते हैं, अरस्तु। किस पे जाते हैं? अरिस्टोटल पे, जब आएगा फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। लेकिन जब बात आ जाएगी कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कौन है, तो आपके कौन है? जॉन ड्राइडन है। और जॉन ड्राइडन को माना किसने था? कंसिडर किसने किया था? डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट, कैडमॉन एंड साइन उल्फ। कैडमॉन और साइन उल्फ ये क्या हैं? तो ये एंग्लो सेक्सन पोएट्स थे, ओल्ड इंग्लिश पोएट थे, जिसका एंग्लो सेक्सन नाम का दूसरा नाम क्या है? एंग्लो सेक्सन पोएट थे ये दोनों, कैडमॉन और साइन उल्फ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कैन टू वॉक टुगेदर एक्सेप्ट दाई बी एग्रीड। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? कैन टू वॉक टुगेदर, क्या मतलब क्या कह रहा है कि कैन टू वॉक टुगेदर एक्सेप्ट दाई बी एग्रीड। ये ऑलरेडी क्या कह रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है और क्वेश्चन भी कर रहा है। तो हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे हो जाएगा? बी, इंटेरोगेशन। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? इंटेरोगेशन। यहाँ पे इंटेरोगेशन निकल रहा है। नेक्स्ट, हेस्टन स्लोली। हेस्टन मीन्स क्या होता है? जल्दी। स्लोली मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे। हेस्टन, टू अपोजिट, दो विलोम शब्द एक साथ ही हैं। जब दो विलोम शब्द एक साथ ही रखे जाते हैं वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है? दो विलोम शब्द। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन ही है जो दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे जाते हैं, उसे ऑक्सीमोरोन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है? डायरेक्शन है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्वेश्चन है 20 से 22 तक। 20 से 22 तक आपका फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्या कह रहा है? इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये सबसे अच्छा समय है, सबसे खराब समय है। बेस्ट, बेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? वर्स्ट। यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड्स तो हैं लेकिन सेंटेंस में आए हुए हैं, दो फ्रेज में आए हुए हैं। तो यहाँ पे जब दो अपोजिट फ्रेज या दो अपोजिट आइडियाज सेंटेंस में आते हैं या दो अपोजिट सेंटेंस, तो हमारी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है? एंटीथीसिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंटीथीसिस। ओके, यहाँ पे बोल रहा इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। यहाँ पे भी कह रहा है लव एक आइडियल थिंग है, मैरिज एक रियल थिंग है। आइडियल एंड रियल, दो अपोजिट यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? डी, एंटीथीसिस। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, एंटीथीसिस। नेक्स्ट, लेट्स गो टू बेड नाउ। यहाँ पे क्या कर रहा है? बिस्तर पे चलने की बात कर रहा है। बिस्तर पे यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिस्तर पे जाने का काम बोल तो रहा है, लेकिन किसके लिए? सोने के लिए। तो यहाँ पे सोने के लिए बोल रहा है, लेकिन डायरेक्ट सोने के लिए नहीं बोल रहा बल्कि बेड का नाम ले रहा है। तो ये ऐसा कौन सा है? चेंज ऑफ नेम, जो अपना रियल नेम ना बोल के उसके उसी से ही मिलता जुलता नाम बोले, तो आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? मिटोनिमी।
बात कर रहा है सोने की, लेकिन नाम किसका ले रहा है? बेड, क्योंकि बेड से ही सोने का क्या है? रिलेशन है। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? निम्नलिखित में से कौन सा टाइटल नहीं है, कौन सा प्ले का टाइटल नहीं है जिसको विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा? तो विलियम शेक्सपियर ने हेनरी 6 भी लिखा है, हेनरी 4 भी, हेनरी 8 भी, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने हेनरी 7 ऐसा कोई प्ले का उनका टाइटल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। बाकी सब गलत हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन अ 6-line स्टैंजा एंड शॉर्ट डिसाइडेड साइन ऑफ? ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। विलियम शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जो 6-line स्टैंजा में है और साइन ऑफ इमेच्योरिटी को क्या करता है? दिखाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीनस एंड एडोनिस। ये कल वाले भी में आया था, मिलियन माइंड्स में भी बहुत बार रिपीट भी हुआ है। ओके, नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्ले मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को डिपिक्ट करता है? तो करेक्ट आंसर हमारा द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर? निम्नलिखित में शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जो उनके करियर के लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है? तो लास्ट फेज से कौन सा करियर उनका वर्क है जो बिलोंग नहीं करता है? टेम्पेस्ट तो बिलोंग करता है यहाँ पे, सिम्बलिन भी करता है और विंटर्स टेल भी करता है। तो कौन सा नहीं करता पूछा है? डज नॉट है यहाँ पे, तो आपका मच अडू अबाउट नथिंग, ये नहीं करता है। ठीक है, टेम्पेस्ट कब आया था? टेम्पेस्ट आपका कब आया था? 1611 में आया था इनका वर्क। सिम्बलिन, टेम्पेस्ट क्या है? एक ड्रामेटिक रोमांस भी है। ठीक है, इसको कॉमेडी में ही आता है, लेकिन ये एक ड्रामेटिक रोमांस है और जो कब आया था? 1611 में। उसके बाद विंटर्स टेल क्या है? ये 1609 में आया था, ये भी एक ड्रामेटिक रोमांस है, कॉमेडी में ही आता है। सिम्बलिन जो है ये कब आया था? ये सिम्बलिन 1610 में आया था। ठीक है, सिम्बलिन किस में आया था? 1610 में आया था, जो कि एक ट्रेजेडी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला ही है, ये भी एक कॉमेडी है। ये उनके करियर के लास्ट फेज से नहीं, बल्कि उनके करियर के फर्स्ट फेज से ही बिलोंग करता है, सबसे शुरुआती प्ले में से एक है। नेक्स्ट, A 14-line poem in iambic pentameter consisting of 3 quatrain and a concluding couplet is known as। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक 14 लाइन की कविता होती है जो iambic pentameter में होती है, जिसमें 3 क्वाट्रेन होते हैं और एक कॉपलेट होता है। तो किसमें फॉलो होता है? जिसमें 3 क्वाट्रेन और एक कॉपलेट किसमें फॉलो करता है? शेक्सपियरियन सोनेट फॉलो करता है ना, ये चीज़ें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारा? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है? 14 लाइन की कविता तो होती है, बट उसमें 3 क्वाट्रेन होते हैं और एक कॉपलेट। 3 क्वाट्रेन मतलब 4-4 लाइनों की 3 स्टैंजा होती है। एक स्टैंजा को एक क्वाट्रेन कहते हैं, 4 लाइन की स्टैंजा को स्टैंजा भी कहते हैं, क्वाट्रेन भी कहते हैं। तो 4-4 लाइनों की 3 स्टैंजा होती है और 2 लाइन की कॉपलेट को क्या कहते हैं? 2 लाइन की एक कॉपलेट होती है। ओके, नेक्स्ट, द डार्क लेडी ऑफ द सॉनेट्स is a 1910 short comedy by in which William Shakespeare, intending to meet the Dark Lady, accidentally encounters Queen Elizabeth I and attempt to persuade her to create a national theatre। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट है, ये क्या है? एक शॉर्ट कॉमेडी है। कब आया है? 1910 में आया है। तो किसने लिखा है, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। आगे बता दिया है कि विलियम शेक्सपियर डार्क लेडी से कहाँ मुलाकात किए थे? एलिजाबेथ क्वीन के दरबार में उनकी मुलाकात किससे हुई थी? डार्क लेडी से हुई थी। आगे ये चीज़ बता रहा है, इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब जानना चाहिए कि डार्क लेडी से उनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में हुई थी मुलाकात। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डार्क लेडी ऑफ द सोनेट है, ये एक शॉर्ट कॉमेडी है जो कि 1910 में आया। ये किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जे.बी. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनका ये वर्क है द डार्क लेडी ऑफ सोनेट, जो 1910 में आया है। क्या है? एक शॉर्ट कॉमेडी है।
ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, हु स्टेट्स इन शेक्सपियर सोनेट द प्रॉब्लम सॉल्व सोनेट 153 and 154 आर नॉट अनसुटेबली प्लेस्ड एज द काइंड ऑफ कोडा टू द डार्क लेडी सोनेट टू विच दे रिलेट। यहाँ पे कह रहा है कि शेक्सपियर की सोनेट को कौन स्टेज करता है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हु स्टेट्स इन शेक्सपियर सोनेट, एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है कि हु स्टेट्स इन शेक्सपियर सोनेट, मतलब शेक्सपियर के सोनेट्स में कौन कहता है द प्रॉब्लम सॉल्व सोनेट 153 एंड 154 कि सोनेट नंबर 153 और 154 की समस्याओं को हल किया गया है, आर नॉट अनसुटेबली प्लेस्ड एज अ काइंड ऑफ कोडा टू द डार्क लेडी सोनेट्स टू विच दे रिलेट। आगे क्या कह रहा है कि डार्क लेडी सोनेट्स के लिए एक प्रकार के कोडा के रूप में अनुपयुक्त रूप से नहीं रखा गया है, टू विच दे रिलेट, जिससे वे संबंधित हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन ये बात कहता है, हु स्टेट इन शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर की सोनेट के बारे में ये बात कौन कहता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए, एल रोसे कहते हैं ये बात। नेक्स्ट, हु रोट दैट नो पोएट कैन आस्क मोर ऑफ posterity than to be greatly honored by the great, and Johnson's words in the preface about Shakespeare are great honor। तो कौन लिखता है, किसने लिखा है, यहाँ पे प्रीफेस में ही लिखा है कि शेक्सपियर के ग्रेट ऑनर के बारे में किसने लिखा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए, टी.एस. इलियट। किसने लिखा है? टी.एस. इलियट ने लिखा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 का ए। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 31 से 35 मतलब 31 से 35 तक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट से क्वेश्चन है। यहाँ पे शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैमलेट से क्वेश्चन है, 31 से लेके 35 तक। देख लेते हैं इसको। हु ज्वाइंस बर्नार्डो द वॉचमैन ऑन हिज वॉच ऑफ द कासल। यहाँ पे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हु ज्वाइंस बर्नार्डो, बर्नार्डो को कौन ज्वाइन करता है, जो कि एक वॉचमैन है, ऑन हिज वॉच ऑफ द कासल, जो कासल की देखभाल करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन ज्वाइन करता है यहाँ पे? बी, मार्सिलस एंड होरेसियो। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, What do मार्सिलस एंड बर्नार्डो want to show होरेसियो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मार्सिलस है और बर्नार्डो वो होरेसियो को क्या दिखाना चाहते थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे सी हो जाएगा, घोस्ट को दिखाना चाहते थे। यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये आपका सी है। किसको दिखाना चाहते थे? मार्सिलस और बर्नार्डो होरेसियो को घोस्ट को दिखाना चाहते थे, भूत को, जो घोस्ट आता था। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, What proved to Horatio that the ghost is that of King Hamlet। होरेसियो क्या प्रूव करना चाहता था कि जो घोस्ट है वो किंग हैमलेट का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, हिज आर्मर। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर 33 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, What does Horatio explain the appearance of King Hamlet ghost। होरेसियो किंग हैमलेट के घोस्ट के उपस्थिति को कैसे एक्सप्लेन करता है, अपीयरेंस को कैसे एक्सप्लेन करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ही सेज इट्स अ वार्निंग शाइन, ऐसे करता है। ही सेज इट्स अ वार्निंग शाइन। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, हु इज 14 ब्रास। 14 ब्रास कौन है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डी, प्रिंस ऑफ नॉर्वे है वो। नेक्स्ट, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज रिजेक्टेड बाय। ये क्या है? इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये आपका वर्ड्सवर्थ का एक प्रोफाउंड फिलोसफी है जिसको रिजेक्ट किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि किसके द्वारा रिजेक्ट किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, टी.एस. इलियट के द्वारा ये रिजेक्ट किया गया है। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड वॉज कम्प्लीटेड इन। वर्ड्सवर्थ की जो प्रील्यूड है वो कंप्लीट कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1805 में विद 13 बुक्स। ओके, मतलब 1805 में ये कंप्लीट हुई थी, कितने बुक में?
13 बुक में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ऐड हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स? किस ईयर वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स में प्रीफेस को ऐड किया था, जोड़ा था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1800 में। ओके, नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम इज? वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम का टाइटल क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? पहला ही हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, जो कब पब्लिश हुआ था? 1793 में। कौन से मंथ में? फेब के मंथ, मतलब फरवरी के मंथ में। लिरिकल बैलेट्स कब आया था? 1798 में। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ये पब्लिश कब हुआ था? 1807 में। और आपका प्रील्यूड ये आपका कब पब्लिश हुआ था? 1850 में, आफ्टर वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट, लूसी पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ रिफर टू? वर्ड्सवर्थ के द्वारा लूसी पोएम को रेफर किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक बाय हिम। लूसी पोएम्स क्या है? एक ग्रुप ऑफ 5 लिरिक है उनके द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1667 इन लंडन। हु वॉज इट्स पब्लिशर? पैराडाइज लॉस्ट ये पब्लिश कब हुआ? 1667 में, लंदन में हुआ। इसका पब्लिशर कौन है? इसका प्रकाशक कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सैमुअल सिमॉन्स इसका पब्लिशर है। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन है, एक मिनट। क्या कह रहा है? हु रोट दैट पैराडाइज लॉस्ट शो ऑफ मिल्टन पिक्यूलियर पावर्ड? मतलब कौन लिखता है, किसने लिखा है कि पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की? आगे पढ़ लेते हैं। हु रोट द पैराडाइज लॉस्ट शो ऑफ मिल्टन्स पिक्यूलियर पावर टू astonish and that Milton seems to have been well acquainted with his own genius and to know what it was that nature had bestowed upon him more bountifully than upon others, the power of displaying the vast, illuminating the splendid, enforcing the awful, darkening the gloomy and the aggravating the dreadful। क्या कह रहा है यहाँ पे कि किसने लिखा है कि पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की अजीबो गरीब शक्ति को क्या करता है? विस्मित करने के लिए दिखाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि और यही कि मिल्टन अपनी प्रतिभा से अच्छी तरह से परिचित हैं। आगे क्या कह रहा है कि और ये जानने के लिए प्रकृति ने उन्हें अधिक उदारता से क्या दिया है? दूसरों पर विशाल को प्रदर्शित करने की शक्ति, उदास को काला करना और उत्तेजित करना। ये सारे का मतलब यही होगा। ग्लोमी मीन्स क्या होता है? उदास। एग्रावेटिंग मीन्स क्या होता है? उत्तेजित करना, द ड्रेडफुल। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है किसने लिखा है? क्वेश्चन यही है कि किसने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। पैराडाइज लॉस्ट एक शो ऑफ करता है, दिखावा करता है। क्या दिखाता है? ये सारी चीज़ें जो भी हमने पढ़ा। तो किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? देख लेते हैं। सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। किसके बारे में? पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट इज अमंग अदर थिंग्स अ पोएम अबाउट सिविल वार सैटर्न रेजेस इम्पायस वॉर इन, इम्पायस मीन्स क्या होता है? पवित्र। इम्पायस वॉर इन हेवन बाय लीडिंग अ थर्ड ऑफ एंजल्स इन रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड। क्या कह रहा है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है, अन्य बातों के अलावा क्या कर रहा है? अन्य बातों के अलावा, पैराडाइज लॉस्ट अन्य बातों के अलावा अ पोएम अबाउट सिविल वार, मतलब सिविल वार के बारे में एक कविता है। आगे क्या कह रहा है? सैटर्न रेजेस इम्पायस वॉर इन हेवन बाय लीडिंग अ थर्ड ऑफ एंजल्स। आगे कह रहा है कि जो शैतान है, जो शैतान है, वो ईश्वर के खिलाफ विद्रोह में 1/3 क्या कह रहा है? अ थर्ड ऑफ एंजल्स, मतलब 1/3 एंजल्स को, स्वर्गदूतों को क्या किया है? ईश्वर के खिलाफ क्या कर दिया है? नेतृत्व कर दिया है। बाय लीडिंग मतलब 1/3 स्वर्गदूतों का नेतृत्व करके
हेवन में अधर्मी युद्ध उठाता है, मतलब हेवन में क्या करता है, युद्ध उठाता है। इसका मतलब यही यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो शैतान है वो ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अकेले नहीं विद्रोह करता है, वो 1/3 स्वर्ग जो स्वर्ग दूत हैं, जो एंजल्स हैं, उसको लेके जाता है, उन लोगों को खड़ा करता है। किसके खिलाफ विद्रोह करता है, एक रिवोल्ट करता है, किसके खिलाफ, अगेंस्ट गॉड। ठीक है, हु सेड, ऐसा किसने कहा था, यहाँ पे पूछा है कि ऐसा किसने ये बातें कही हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, जॉन लियोनार्ड का है ये जॉन लियोनार्ड ने कहा था। ये किसका स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जॉन लियोनार्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट इसको थोड़ा छोटा करते हैं। आगे क्या कह रहा है, ही इंटरप्रेटेड पैराडाइज लॉस्ट एज अ जेन वन Christian morality tale and argue that there was no contradiction in Milton's position in the poem, since Milton believed that God was his natural superior and that Charles Stuart was not. Who was he? कौन है वो? यहाँ पे क्या कह रहा है, देख लेते हैं इसको भी। ही इंटरप्रिटेड पैराडाइज लॉस्ट एज अ जेन्युइन क्रिश्चियन मोरालिटी टेल। क्या कह रहा है यहाँ पे, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को एक वास्तविक ईसाई नैतिकता की कहानी के रूप में व्याख्यात किया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है और तर्क दिया है कि कविता में मिल्टन की स्थिति को कोई विरोधाभास नहीं था, क्योंकि मिल्टन का मानना है कि भगवान उनका क्या है, क्योंकि मिल्टन का मानना था, यहाँ पे कह रहा है कि मिल्टन बिलीव्ड दैट गॉड वाज हिज नेचुरल सुपीरियर, क्योंकि मिल्टन का मानना था कि भगवान उनके स्वाभाविक श्रेष्ठ थे, एंड दैट चार्ल्स स्टुअर्ट वाज नॉट, और चार्ल्स स्टुअर्ट नहीं थे। हु वॉज ही, वह कौन था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए, C.S. लेविस थे वो। नेक्स्ट, who argue that Milton deserved credit for making God wicked, since the God of Christianity is a wicked God। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसने तर्क दिया है कि ईश्वर को ईश्वर को दुष्ट बनाने के लिए मिल्टन को श्रेय पात्र है। मतलब किसने ये आर्ग्यू किया है कि ईश्वर को दुष्ट बनाने का श्रेय किसको जाता है, मिल्टन को जाता है। क्योंकि सिंस द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्योंकि ईसाई धर्म के देवता हैं, इज़ अ विक्ड गॉड, जो कि एक दुष्ट ईश्वर है। ये किसने तर्क दिया था, हु आर्ग्यू। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पहला ही हो जाएगा विलियम एम्पसन। ये क्या है, विलियम एम्पसन। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इट इज़ नॉट एनफ टू लव पीपल बिकॉज दे आर गुड टू यू और बिकॉज इन सम वे आर अदर यू आर गोइंग टू गेट समथिंग बाय इट, वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग। द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ बिट ओ लव, ये लाइनें यहाँ से ली गई हैं, जो जॉन गॉल्सवर्दी का एक वर्क है। नेक्स्ट, ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल एंड शोल, लव बियॉन्ड मेजर बियॉन्ड डेथ इट नियरली किल्स बट वन वुडंट हैव बीन विदाउट इट, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये लाइनें आपके बियॉन्ड से ली गई हैं। ये किसका वर्क है, जॉन गॉल्सवर्दी का वर्क है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, I cannot explain, there are things that I can't make clear because you are willfully blind to all that I believe in, the above lines are taken from, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्स प्रोग्रेस की लाइन है, ये भी आपका गॉल्सवर्दी का प्ले है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट, Why does सर टॉबी want to keep सर एंड्रयू अगेचिक अराउंड, यहाँ पे कह रहा है कि सर टॉबी क्यों चाहता था, सर टॉबी एंड्रयू अगेचिक को अपने इर्द गिर्द क्यों रखना चाहता था। तो करेक्ट, ये आपका वहाँ से क्वेश्चन आ गया, 12th नाइट से क्वेश्चन आ गया है कि कह रहा है कि सर टॉबी एंड्रयू अगेचिक को अपने इर्द गिर्द क्यों रखना चाहता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू स्पेंड हिज मनी। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट,
आगे देखते हैं। What does Sir Toby encourage Sir Andrew Aguichick to do with Cicerio? यहाँ पे कह रहा है कि सर टॉबी एंड्रयू एगुचिक को क्या इनकरेज करते हैं, क्या प्रोत्साहित करते हैं सिजेरियो के साथ करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, डुअल। डुअल करने के लिए उनको क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। किसके साथ, सिजेरियो के साथ, कि तुम भी जाके सिजेरियो के साथ डुअल कर लो। नेक्स्ट, वाई इज़ एंटोनियो अनसेफ इन इलेरिया? एंटोनियो जो है इलेरिया में एंटोनियो अनसेफ क्यों है, असुरक्षित क्यों है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑर्सिनो इज़ हिज एनिमी, क्योंकि ऑर्सिनो क्या है, उसका दुश्मन है, इसीलिए वो इलेरिया में अनसेफ है। एंटोनियो कौन रहता है, एंटोनियो जो सेबेस्टियन और वियला की जान बचाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज ओलिविया थिंक मॉलविलियो कैन हेल्प हर विद? यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ओलिविया मॉलविलियो के बारे में क्या सोचती है, ओलिविया मॉलविलियो के बारे में क्या विश्वास करने का दिखावा करता है जो ओलिविया के द्वारा उसे देखा गया है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डज ओलिविया थिंक मॉलविलियो कैन हेल्प हर? ओलिविया क्या सोचती है कि मॉलविलियो उसकी मदद कर सकता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, हर स्ट्रैटेजी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हर स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, ये वाले का हमने बता दिया था शायद। व्हाट डू सर टॉबी, फैबियान एंड मारिया प्रिंटेड टू बिलीव अबाउट मॉलविलियो आफ्टर ओलिविया सीजन? मतलब क्या कह रहा है कि सर टॉबी हो गया, जो सर टॉबी हैं, फैबियान और मारिया, मॉलविलियो के बारे में क्या दिखावा करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो सर टॉबी हैं, सर टॉबी, फैबियान एंड मारिया, किसके मतलब क्या कह रहा है, सर टॉबी, फैबियान और मारिया के बारे में क्या विश्वास करने का दिखावा करता है, जबकि ओलिविया द्वारा उसे देखे जाने के बाद। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बी, दैट ही इज पजेस्ड, दैट ही इज पजेस्ड, ये दिखावा करते हैं। ओलिविया जब उनको देख लेती है तो जो सर टॉबी है, फैबियान है और जो मारिया है, वो प्रिटेंड करते हैं मॉलविलियो के बारे में विश्वास करने का, क्या प्रिटेंड करते हैं, तो दैट ही इज पजेस्ड। नेक्स्ट, आगे कह रहा है यहाँ पे, वेयर डू द सर्वेंट एंड सर टॉबी लॉक मॉलविलियो? सर्वेंट और सर टॉबी ने मॉलविलियो को कहाँ लॉक कर देते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, इन द डंजियंस। डंजियंस में मतलब एक काल कोठरी में, डंजियंस में क्या होता है, काल कोठरी। नेक्स्ट, आगे है, व्हाट न्यू लव टोकन डज ओलिविया गिव सिजेरियो? क्या कह रहा है, ओलिविया ने सिजेरियो को कौन सा नया प्यार टोकन दिया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, अ लॉकेट। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ लॉकेट। नेक्स्ट, व्हाट डज एंटोनियो से ही विल डू टू सर एंड्रयू एगुचिक ऑन सिजेरियोस बिहाफ? एंटोनियो एंड्रयू एगुचिक को क्या करने के लिए कहता है सिजेरियो के बिहाफ पर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, सॉरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फाइट हिम। सिजेरियो के बिहाफ पर एंटोनियो क्या कहता है कि सर एंड्रयू एगुचिक से क्या करने के लिए कहता है, फाइट हिम। नेक्स्ट, हु डज फेस्टी स्पॉट नियर ओलिवियाज हाउस एंड ट्राई टू परसुएट टू रिटर्न टू द हाउस? यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओलिविया के घर के पास फेस्टी किसे घर लौटने के लिए मनाने की कोशिश करता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बी, सेबेस्टियन को। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज सेबेस्टियन डू व्हेन सर एंड्रयू एगुचिक अटैक हिम? सेबेस्टियन क्या करता है जब एंड्रयू एगुचिक उस पर हमला करते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बीट्स हिम, उन्हें क्या करता है, पीटता है। ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ सर टॉप्स? सर टॉप्स का ऑक्यूपेशन क्या है, पेशा क्या है? द फिगर फेस्टी ड्रेस्ड अप एज इन ऑर्डर टू टॉर्मेंट मॉलविलियो। जो फेस्टी है उसने मॉलविलियो को पीड़ा देने के लिए
कौन सा ड्रेसअप किया था, कौन सा कपड़ा पहना था। और सर टॉप्स का यहाँ पे पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि सर टॉप्स का पेशा क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, जिसमें फेस्टी ने क्या किया था, मॉर्वेलियो को पीड़ा देने के लिए ड्रेसअप किया था, कपड़े को बदला था। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए। सर टॉप्स का ऑक्यूपेशन क्या है, वो एक प्रिस्ट है और वैसे ही कपड़े फेस्टी ने पहना था, किसको, मॉर्वेलियो को पीड़ा देने के लिए, दुख देने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, अ प्रिस्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज मॉर्वेलियो बेग फ्रॉम फेस्टे वाइल इन द डार्क रूम। मॉर्वेलियो फेस्टे से क्या भीख मांगता है जब वो डार्क रूम में रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेपर, इंक एंड लाइट, तीनों चीज़ मांगता है वो। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ डज सेबेस्टियन फील वाइल ओलिविया इज शावरिंग हिम विद अफेक्शन एंड, कह रहा है कि हाउ डज सेबेस्टियन फील वाइल ओलिविया इज शावरिंग हिम विद अफेक्शन एंड गिफ्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेबेस्टियन कैसा फील करता है जब ओलिविया ने उसे क्या कर दिया, ओलिविया ने उसे स्नेह और उपहार से नहलाया, तो सेबेस्टियन को कैसा महसूस हुआ, वो कैसा महसूस करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेज्ड बट हैप्पी। डेज्ड मतलब बहुत ज़्यादा हैरान था, डेज मीन्स क्या होता है, हैरान परेशान, कोई चीज़ अचानक होने लग जाए, अचानक, तो वंडरफुल भी कर सकते हैं यहाँ पे। डेज था लेकिन हैप्पी था वो, मतलब आज बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था लेकिन खुश था। नेक्स्ट, यहाँ असली वाला सेबेस्टियन हो जाता है ना, यहाँ पे सेबेस्टियन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु डज एंटोनियो मिस्टेक फॉर हिज फ्रेंड सेबेस्टियन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंटोनियो अपने फ्रेंड सेबेस्टियन के लिए मिस्टेक करता है, तो कौन करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, सिजेरियो। कौन करता है, सिजेरियो। नेक्स्ट, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन ऑर्सिनो थ्रेटन्स टू किल हर सिजेरियो फॉर बीट्रेइंग हिम, व्हाट डज वियला से। जब ऑर्सिनो उसे मारने की धमकी देता है, उसके धोखा देने के लिए, तो वियला क्या कहती है। तो वियला क्या कहती है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट सी लव्स ऑर्सिनो, कि वह ऑर्सिनो से क्या करती है, प्रेम करती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट 3 सीन 2 इन एज यू लाइक इट, ऑरलैंडो प्रोफेसेस हिज लव फॉर रोजालिन बाई। मतलब एक्ट 3 सीन 1 की शुरुआत में ही, एज यू लाइक इट के एक्ट 1 सीन 2 के शुरुआत में ही ऑरलैंडो रोजालिन के लिए अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करता है, कैसे जाहिर करता है अपने प्रेम को, किसके द्वारा जाहिर करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैंगिंग पोएम्स ऑन ट्रीज, पेड़ों पर पोएम्स को लटका के। मतलब पेड़ों पर वो कविता लिखता है और पेड़ों पर वो कविता क्या कर देता है, हैंग कर देता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जैक्स के अनुसार व्हाट फ्लॉ डज ऑरलैंडो हैव दैट इज वर्स्ट फॉल्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑरलैंडो में कौन, मतलब यहाँ पे जैक्स के अनुसार ऑरलैंडो में कौन सा दोष है जो सबसे खराब संभावित दोष है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, सेंटिमेंटल लव। उसमें ये सबसे ज़्यादा बड़ा दोष है, किसके अनुसार, जैक्स के अनुसार। ओके, नेक्स्ट, ड्रेस्ड एज गैनीमेड रोजालिन प्रोमिसेस टू हेल्प ऑरलैंडो विद। मतलब गैनीमेड के रूप में रोजालिन ने ऑरलैंडो की सहायता करने के लिए प्रॉमिस करती है, किसके साथ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सी, क्यूरिंग हिम ऑफ लव। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इन रिटर्न फॉर गैनीमेड्स असिस्टेंस इन क्योरिंग ऑरलैंडो ऑफ लव व्हाट डज ऑरलैंडो नीड टू डू। क्या कह रहा है कि प्यार, मतलब क्या कह रहा है कि गैनीमेड, यहाँ पे कह रहा है कि प्यार के ऑरलैंडो को ठीक करने में गैनीमेड की सहायता के बदले में ऑरलैंडो को क्या करने की आवश्यकता है। मतलब जब गैनीमेड है, जो रोजालिन है, उन्होंने जब उसकी सहायता करने लग जाती है, तो उसके बाद ऑरलैंडो को उसके लिए क्या ज़रूरत है करने के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, प्रिटेंड गैनीमेड इज रोजालिन। उसको प्रिटेंड करना, बहाना करना है कि गैनीमेड रोजालिन है, क्या करने की ज़रूरत है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट, व्हाट क्वालिटी डज टच स्टोन विद विश और ड्रे पजेस्ट इन एजुला। एजुला में जो टच स्टोन है
वो क्या जानना चाहता है कि ऑड्री के पास क्या क्वालिटी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डिसऑनेस्टी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट, When Oliver Martext is about to wed Touchstone to Audrey in the forest, Jacques convinced Touchstone to do what instead? यहाँ पे क्या कर रहा है, जब ओलिवर मार्टेक्स जंगल में टचस्टोन को ऑड्री से शादी करने वाला होता है, तब जैक टचस्टोन को इसके बजाय क्या करने के लिए मना लेता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, मैरी देम इन अ चर्च। उनकी शादी करा देता है चर्च में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट, आफ्टर ऑर्लैंडो फेल्स टू शो अप, रोजालिन कंपेयर्स ऑर्लैंडोज हेयर टू हेयर ऑफ विच रिलीजियस फिगर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑर्लैंडो दिखाने में विफल रहने के बाद, ऑर्लैंडो को दिखाने में विफल रहने के बाद, फेल होने के बाद, रोजालिन ऑर्लैंडो के बालों की तुलना किस धार्मिक व्यक्ति के बालों से करती है। यहाँ पे ये हुआ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? डी, जूड्स। वो किस धार्मिक व्यक्ति से करती है ऑर्लैंडो के बालों की तुलना? तो जूड्स के बालों की तुलना करती है। नेक्स्ट, हु इनवाइट सीलिया एंड रोजालिन टू कम वॉच सिल्वियस कन्फेस हिज लव टू फीब। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि सिल्वियस को फीब से अपने प्यार का इजहार करते देखने के लिए सीलिया और रोजालिन को कौन आमंत्रित करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? डी, कॉरिन बुलाता है इन लोगों को। किसको? सीलिया और रोजालिन को। ओके, नेक्स्ट, हु डज फीब फॉल इन लव विद आफ्टर द बेरेट्स हर फॉर हर ट्रीटमेंट ऑफ सिल्वियस। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि सिल्वियस के इलाज के लिए उसे डांटने के बाद, ब्रेड्स मतलब क्या होता है? डांटना, फटकारना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सिल्वियस के इलाज के लिए उसे डांटने के बाद फीब को किससे प्यार हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, किससे प्यार हो जाता है? गैनीमीड से प्यार हो जाता है। गैनीमीड जो कि रोजालिन ही रहती है। नेक्स्ट, इन एक्ट 4 सीन फर्स्ट इन एज यू लाइक इट, व्हाट अबाउट जैक्स डज रोजालिन गैनीमीड क्रिटिसाइज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्ट 4 सीन फर्स्ट में व्हाट अबाउट जैक्स। यहाँ पे कह रहा है कि एक्ट 4 सीन फर्स्ट में जैक्स के बारे में रोजालिन यानी कि गैनीमीड क्या क्रिटिसाइज करता है, क्या आलोचना करता है। यानी कि रोजालिन को ही गैनीमीड कहा गया है क्या, या रोजालिन क्या आलोचना करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? सी, हिज मेलनकली। नेक्स्ट, रोजालिन सेज ऑर्लैंडोज लव हिज वर्स दैन दैट ऑफ विच एनिमल। यहाँ पे क्या कह रही है? यहाँ पे कह रही है कि रोजालिन का कहना कि ऑर्लैंडो का जो प्यार है वो एक जानवर से भी बदतर है। वहाँ पे कौन सा जानवर की बात की है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? डी, स्नेल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, स्नेल। नेक्स्ट, आफ्टर ऑर्लैंडो लीव्स व्हाट डज सीलिया बिरेट रोजालिन फॉर कैरेक्टराइजिंग सो बैडली। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑर्लैंडो के जाने के बाद सीलिया रोजालिन को इतनी बुरी तरह से चित्रित करने के लिए क्या कहती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? बी, द फीमेल सेक्स। 75 का क्या हो जाएगा? द फीमेल सेक्स। आगे बढ़ते हैं। In the song after the deer is killed, what do the singers proclaim is timeless and borne by all men। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हिरन के मारे जाने के बाद गीत में गायकों की घोषणा कालातीत और सभी पुरुषों द्वारा वहन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? काकोल्डरी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा काकोल्डरी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, According to Rosalind, what has never caused a man to die in the entire history of the world। क्या है? मतलब रोजालिन के अनुसार दुनिया के पूरे इतिहास में किस वजह से कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लव। लव की वजह से इसका कहना है रोजालिन का कि दुनिया के पूरे इतिहास में
किस वजह से कभी किसी की मृत्यु नहीं, मतलब लव की वजह से कभी कोई मरा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेटर दैट सिल्वियस डिलीवर टू गैनीमेड, मतलब उस लेटर का ऑथर कौन है जो सिल्वियस ने गैनीमेड को दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फीब। फीब ने गैनीमेड को लेटर भिजवाया था, किससे, सिल्वियस से। नेक्स्ट, अ ड्रामा इन विच, यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्रामा इन विच द ट्रेजिक प्रोटागनिस्ट आर ऑर्डिनरी मिडिल क्लास और लोअर क्लास इंडिविजुअल्स इन कंट्रास्ट टू क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल ट्रेजिडी इन विच द प्रोटागनिस्ट आर ऑफ किंगली एंड अरिस्टोक्रेटिक रैंक एंड दियर डाउनफॉल इज एन अफेयर ऑफ स्टेट एज वेल एज अ पर्सनल मैटर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ड्रामा जिसमें जो ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट मतलब क्या होता है, ट्रेजिक हीरो, एक ड्रामा जिसमें ट्रेजिक हीरो शास्त्रीय और नव शास्त्रीय ट्रेजिडी के विपरीत, क्या कह रहा है कि शास्त्रीय और नव शास्त्रीय ट्रेजिडी के विपरीत साधारण मध्यम मतलब ऑर्डिनरी मिडिल क्लास या लोअर क्लास, क्या कह रहा है कि साधारण मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के व्यक्ति होते हैं। मतलब एक ड्रामा जिसमें जो ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट होता है वो शास्त्रीय और नव शास्त्रीय ट्रेजिडी के विपरीत उसमें मध्यम वर्ग के साधारण मिडिल क्लास और लोअर क्लास होते हैं, लोअर क्लास के व्यक्ति होते हैं, जिसमें आगे क्या कह रहा है, इन विच द प्रोटैगनिस्ट आर ऑफ किंगली और अरिस्टोक्रेटिक रैंक, जिसमें जो हीरो होता है, यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट मींस क्या होता है, हीरो, जिसमें हीरो राजा या फिर अरिस्टोक्रेटिक रैंक का होता है, मतलब जिसमें जो हीरो है वो या तो राजा होता है या तो कोई अभिजात वर्ग का होता है। आगे क्या कह रहा है, एंड दियर डाउनफॉल इज एन अफेयर ऑफ स्टेट, और क्या कह रहा है कि और उनका पतन, दियर डाउनफॉल और उनका पतन राज्य का एक मामला भी होता है, स्टेट एन अफेयर ऑफ स्टेट, राज्य का एक मामला भी होता है, एज वेल एज अ पर्सनल मैटर, और क्या होता है, एक व्यक्तिगत के रूप में होता है। तो ऐसा कौन सा ड्रामा है, सिंपली यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे ये ड्रामा क्या है, इसका कीवर्ड अगर देख लोगे तो पहचान जाएंगे आप लोग। यहाँ पे ऑर्डिनरी मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बात कर रहा है। ये जब भी बात ऑर्डिनरी या मिडिल क्लास लोअर क्लास में जो कैरेक्टर होते हैं, ये ड्रामा क्या है, एक ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट होता है, हीरो होता है, जिसमें जो साधारण मिडिल क्लास के लोग होते हैं, लोअर क्लास निम्न वर्ग के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं इस ड्रामा में। और जो आपका हीरो होता है ना, वो तो या तो राजा होता है किंगली, या तो अरिस्टोक्रेटिक रैंक का होता है, मतलब अभिजात वर्ग का होता है। तो ऐसा कौन सा ड्रामा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक ट्रेजिडी होती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक ट्रेजिडी। डोमेस्टिक ट्रेजिडी में बस आपको कीवर्ड याद रखना है, ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लोअर क्लास, ये सारे कीवर्ड हैं किसके, डोमेस्टिक ट्रेजिडी की। हम कोई भी चीज़ याद करते हैं ना तो उसके कीवर्ड से जब याद करेंगे ना तो हम एग्ज़ाम में इजीली उसको अच्छे से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि किसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसकी बात आप लोग यहाँ पे कीवर्ड है ऑर्डिनरी, मतलब साधारण मध्यम वर्ग के होते हैं, लोअर क्लास के कैरेक्टर होते हैं। आगे कह रहा है जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, वो तो या तो किंगली होता है या तो अरिस्टोक्रेटिक रैंक का होता है, और इसमें जो इसका पतन होता है, उसमें जो उसका पतन होता है वो राज्य का एक मामला भी होता है। खैर आपको बस इतना ही याद अगर रख लो ना, इसमें ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लोअर क्लास होते हैं, तो आप डोमेस्टिक ट्रेजिडी को लगाओगे। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अ जॉनर ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शन सेट इन अ फिक्शनल यूनिवर्स ऑफन इंस्पायर्ड बाय अ रियल वर्ल्ड मिथ एंड फोकलोर। क्या कह रहा है, फोकलोर मीन्स क्या होता है, लोकगीत। क्या कह रहा है कि काल्पनिक ब्रह्मांड में, यहाँ पे कह रहा है फिक्शनल यूनिवर्स, मतलब एक काल्पनिक ब्रह्मांड में स्थापित जो आपका है स्पेकुलेटिव फिक्शन अ जॉनर, यहाँ पे कह रहा है कि एक काल्पनिक ब्रह्मांड में स्थापित कल्पना की एक शैली, ये है कल्पना की एक शैली जो अक्सर वास्तविक दुनिया के मिथक से प्रेरित होती है और एक लोकगीत, उसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फैंटेसी। क्या हो जाएगा, फैंटेसी। फैंटेसी को ही कहते हैं जो अक्सर क्या होती है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वास्तविक दुनिया से बाय रियल वर्ड से क्या होती है, ये इंस्पायर होती है। कौन, फैंटेसी। रियल वर्ड से ये इंस्पायर होती है, रियल वर्ड के मिथक से प्रेरित होती है, इंस्पायर होती है, और ये एक लोकगीत भी होती है। तो फैंटेसी ही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फैंटेसी। नेक्स्ट,
द 4 Ps बाय जॉन हेवुड इज अ, तो क्या है ये द 4 Ps, इसको पीज भी बोलते हैं, PS भी बोलते हैं। जॉन हेवुड के द्वारा वो 4 Ps क्या है, 4 Ps क्या है, ये 4 Ps जो है वो जॉन हेवुड के द्वारा क्या है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी, इंटरल्यूड है। इनका एक वर्क है, जॉन हेवुड का ये वर्क है 4 Ps। आप लोग बता सकते हैं, अगर बताना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जॉन हेवुड का जो 4 Ps है ये इंटरल्यूड है, 4 Ps इनका वर्क है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, वो 4 Ps क्या है, 4 Ps क्या है, 4 Ps क्या है। ठीक है, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये चीज़ वर्क है ये, आप लोग ज़रूर इसको बताइएगा वो 4 Ps क्या है जॉन हेवुड का। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, एक इंटरल्यूड है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, द प्लेज यूजुअली रिप्रेजेंटिंग बिब्लिकल सब्जेक्ट डेवलप्ड फ्रॉम प्लेस प्रेजेंटेड इन लैटिन बाय चर्चमैन ऑन चर्च premises and depicted such subject as the creation, Adam and Eve, the murder of Abel and the last judgment। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नाटक, ठीक है, वो प्लेस जो आम तौर पर बाइबल के विषयों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है चर्च परिसर में। चर्च यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपके चर्च हैं, चर्च परिसर में चर्च के पुरुष द्वारा लैटिन में प्रस्तुत नाटकों से विकसित होते हैं, लैटिन में प्रस्तुत नाटकों से विकसित होते हैं। और इस तरह के विषय को हम क्या कहते हैं, सच सब्जेक्ट। और इस तरह के विषय को जैसे कि क्रिएशन हो, उसमें एडम और ईव, और मर्डर ऑफ एबिल मतलब एबिल के हत्या हो, एंड द लास्ट जजमेंट, और क्या कह रहा है, अंतिम निर्णय जैसे विषयों का दर्शाया गया हो, वो कौन सा प्लेस है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्ट्री प्लेस। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिस्ट्री प्लेज। ये सारे जो आपके यहाँ पे कीवर्ड दिख रहे हैं ना, ये सारे मिस्ट्री प्लेज के बारे में बताए गए हैं। ओके, नेक्स्ट, मिस्ट्री प्लेज डील विद द सब्जेक्ट टेकन फ्रॉम। मिस्ट्री प्लेज किस सब्जेक्ट से डील करते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, बाइबल से। अभी हमने पढ़ा मिस्ट्री प्लेज में बाइबल के विषयों से, वहाँ पे क्या करता है, बाइबल के विषयों से वो रिप्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, मिस्ट्री प्लेज किससे डील करते हैं, बाइबल से। नेक्स्ट, मिरेकल प्लेज डेल्ट विद। मिरेकल प्लेज किससे डील करते हैं, किससे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, द लाइफ्स ऑफ सेंट एंड मार्टियर्स। तो जब भी बात आपके यहाँ ऊपर क्या आया है, जब भी बात आपके मिस्टीरियस प्लेस के आते हैं तो वो बाइबल से डील करता है, बाइबल से संबंधित है। और जब बात मिरेकल प्लेस की आ जाती है तो ये किससे संबंधित है, सेंट और मार्टियर के जीवन से, लाइफ से संबंधित है। नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है, एक मिनट, क्या कह रहा है, दीज ड्रामाज, इसको देख लेते हैं। दिस ड्रामाज वर पॉपुलर ड्यूरिंग द मिडिल एज। ये जो ड्रामाज है ना, ये मिडिल एज में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे, सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे। आगे क्या कह रहा है, एक्टेड विद इन अ नियर द चर्च, और इसके जो एक्ट होते थे वो चर्च के अंदर होते थे या चर्च के नियर होते थे। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्ट जो होते थे वो चर्च के नियरेस्ट होते थे। ठीक है, आगे कह रहा है, एंड रिलेटिंग स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल एंड ऑफ द सेंट। और क्या कह रहा है, और जो बाइबल और संतों की कहानियों से ये क्या होते थे, रिलेट होते थे, मतलब रिलेटिंग होते थे, मतलब संबंधित होते थे। फिर आगे क्या कह रहा है, दस डायलॉग वॉज फ्रीक्वेंटली, जो डायलॉग फ्रीक्वेंटली चेंटेड टू सिंपल मोनोफोनिक मेलोडीज। आगे क्या कह रहा है, जो डायलॉग थे, डायलॉग को अक्सर साधारण मोनोफोनिक धुनों पर गाया जाता था, मतलब बोला जाता था। जो डायलॉग होते थे, जो संवाद होते थे, वो अक्सर साधारण मोनोफोनिक धुनों पर गाया जाता था। आगे क्या कह रहा है, म्यूजिक वॉज ऑल्सो यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंटल डांस एंड प्रोसेशनल ट्यून्स। आगे क्या कह रहा है, संगीत का उपयोग आकस्मिक नृत्य और जुलूस की धुनों के रूप में भी किया जाता था। दिस प्लेज वर कॉल्ड, ऐसे नाटक को क्या कहा जाता है, इन नाटकों को क्या कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी, लिटर्जी प्लेज। क्या कहा जाता था यहाँ पे, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 का, ऐसे नाटकों को हम लिटर्जी प्लेज कहते थे। ठीक है, ऐसे नाटकों को हम लिटर्जी, मतलब जो मध्यकाल, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मिडिल एज में बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय थे,
बहुत ज़्यादा, और चर्च के भीतर या फिर उसके नज़दीक ही इसको सेटिंग रखते थे, इसकी करते थे, मतलब एक्ट करते थे। और बाइबल, और इसमें क्या होता था लिटर्जी प्लेज में, जो बाइबल होते थे और जो संतों की कहानियों से ये संबंधित होता था। और जो डायलॉग होते थे ना, डायलॉग अक्सर क्या होते थे, जो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी मोनोफिक धुनों पर गाया जाता था। इसमें संगीत का भी उपयोग बहुत आकस्मिक डांस और जुलूस के धुनों पर किया जाता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे प्ले को क्या कहते हैं, लिटर्जी प्लेज। ये मिडिल एज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मीटर आल्सो स्पेल्ड मीटर इन पोइट्री रेफर्स। पोइट्री में जो मीटर है उसको स्पेल्ड मीटर भी कहते हैं। ये रेफर क्या करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही, द रिदमिक पैटर्न ऑफ अ पोइटिक लाइन। किसी भी पोइटिक लाइन का रिदमिक पैटर्न। एक पोइटिक, सॉरी यहाँ पे किसी भी नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि एक पोइटिक लाइन की रिदमिक पैटर्न। नेक्स्ट, a line of 12 syllables with a medial caesura, a pause occurring after the 6 syllables। मतलब एक लाइन है जिसमें 12 syllables है, जिसमें मिडिल में क्या है, एक सेजुरा है, जो एक पॉज है आफ्टर 6 syllables। ये कब आते हैं, 6 syllables के बाद आते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डी, अलेक्जेंड्राइन। क्या है ये, करेक्ट आंसर हमारा अलेक्जेंड्राइन। अलेक्जेंड्राइन में ही 12 syllables आते हैं। नेक्स्ट, अ लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 10 syllable इज नोन। मतलब एक लाइन जिसमें 10 syllable होते हैं उसे क्या कहते हैं, वो जाना जाता है किसके रूप में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेकासिलेबिक के रूप में जाना जाता है। उसमें 10 syllables होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज मेक्स द रॉन्ग यूज ऑफ पजेसिव केस। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेज पजेसिव केस के रूप में रॉन्ग यूज हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहला, फॉर गुडनेस सेक। यहाँ पे पजेसिव केस सही हुआ है, क्योंकि जब भी आपका किसी भी वर्ड में एस ऑलरेडी लगा रहा है, एक मिनट, क्योंकि जब भी आपका किसी वर्ड में, जैसे हमने लिख दिया गर्ल्स हॉस्टल हमको लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, उसका पजेसिव केस कैसे यूज करेंगे। जैसे हमने लिख दिया बॉयज़, अब बॉयज़ हॉस्टल हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे भी हम एस ले आएंगे, यहाँ पे भी लेंगे, क्या ये सही है, नहीं ये गलत है। तो जब भी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो हम इस तरह ना करके, यहाँ पे हम इस तरह ना करके, बॉयज़ इसमें जब ऑलरेडी लगा हुआ तो बस हम एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, हॉस्टल। अब ये सही हो गया। जब ऑलरेडी आपके वर्ड में एस लगा हुआ है तो हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। ओके, अब ये सही हो गया है। तो यहाँ पे पहला वही चीज़ बता रहा है, पहला वही करा, इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ तो एपोस्ट्रोफी यहाँ पे कॉमा लगा, ये सही है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा गलत यूज हुआ, देख लेते हैं, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि फॉर कॉन्सेंस शेक, ये भी सही यूज किया है। तीसरा कह रहा है जेसस, इसमें भी एस लगा हुआ है, सही यूज किया, कॉमा लगाया है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे गलत लगा दिया। यहाँ पे वही चीज़ है, मोसेस, ऑलरेडी इसमें एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ कॉमा आना चाहिए था और ल आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे ये भी गलत है, तो यहाँ पे बस इतना आना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ कॉमा आना था, इसमें आपका गलत कर दिया है। देख लेते हैं इसको, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा डी ही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज इन प्लूरल नाउन। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, कौन सा ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। तो कौन सा नाउन है, यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। सारे ही नाउन हमारे क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, ये सारे ही प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं और ये प्लूरल फॉर्म में, जैसे फिटर्स है, फिटर्स मीन्स क्या होता है, जंजीरें या बेड़ियाँ बोलते हैं। फॉरसेप्स मीन्स क्या होता है, चिमटा। तो ये सारे जितने भी आपके ये तीनों नाउन हैं, बेलोज भी हैं, ये सारे जितने भी तीनों नाउन हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। सही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, ऑल ऑफ दी अबव।
ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन दिया है 91 से 95, विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज अ मिसमैच बिटवीन एनिमल एंड साउंड। मतलब एनिमल है और उसके साउंड की बात किया है और कह रहा है कि कौन सा उसमें इनकरेक्ट है, मिसमैच है कौन सा। तो देख लेते हैं इसको। पहला देख लेते हैं, एलिगेटर। एलिगेटर क्या करता है, यहाँ पे बिलो करता है, इसका साउंड क्या है, बिलो एंड हिस, ये सही है एलिगेटर का। दूसरा है एंटीलोप, स्नॉट करता है, ये भी आपका सही है। एप्स, इसकी साउंड क्या है, गिबर, ये भी सही है। एसेस, एसेस की ब्रेल नहीं है, यही गलत है हमारा, बाकी सब सही है, यही हमारा गलत है डी। एसेस ब्रेल नहीं करते हैं तो करते क्या हैं, एसेस आपके ब्रे करते हैं, BRAY, क्या करते हैं, एसेस ब्रे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट पूछा था, मिसमैच हमारा डी ही है। ओके, तो यहाँ पे डी है। आगे बढ़ते हैं, एसेस ब्रेक करते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे है, वहाँ पे क्या था करेक्ट आंसर, 91 का डी। अब आगे देख लेते हैं, एनिमल क्या करते हैं, एनिमल की साउंड क्या है, हिस, सॉरी यहाँ पे स्नैक्स की साउंड क्या है, हिस, सही है। टाइगर का क्या है, ग्रोल, रोर, ये भी आपका सही है। टाइगर क्या करता है, ग्रोल या रोर। और वुल्व्स क्या करते हैं, हाउल या एल्प, ये भी सही है। जेब्रा, जेब्रा बजिंग नहीं करते हैं, बजिंग तो आपकी बी करती है ना, तो जेब्रा क्या करता है, जेब्रा आपका विन करता है। देख पढ़ लेते हैं इसको भी, विनी, WHINNY, जेब्रा का साउंड क्या है, विनी। ओके, तो इसमें किसमें गलती थी, डी में ही गलती थी। यहाँ पे ये है, जेब्रा का बज नहीं होना चाहिए, बस तो वो करती है, बी करती है, जेब्रा का विनी हो जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, मिसमैच यही था। आगे बढ़ते हैं, 93 का देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, फीमेल चिकन की साउंड क्या है, चा, का, बा, ये सारे हैं। मेल चिकन का क्या है, कॉक, आ, डूडल, डू, ये सारे हैं, सही है। अब काउस क्या करता है, लू, मो, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है आपका, सी, सिकाडा। सिकाडा ट्विटर नहीं करते हैं, ट्विटर तो स्पैरो करती है ना, चिर्प या ट्विटर, ये स्पैरो करती है, तो सिकाडा क्या करते हैं, चिर्प। एक प्रकार की चिड़िया होती है सिकाडा, और ये चिर्प करती है, मतलब चहचहाती है। चिर्प मीन्स क्या होता है, चहचहाना। तो यहाँ पे हमारा किस में गलत था, सी में ही गलती थी, सी में ही गलती थी यहाँ पे। नेक्स्ट 94 का देख लेते हैं, डॉग्स, डॉग्स का साउंड क्या है, बार्क। जब वो किसी पे बार्क करते हैं, भौंकते हैं, अगर किसी पर्सन पे, समबडी यहाँ पे लिखा है ना, किसी पे मतलब बार्क करते हैं तो बार्क हो जाएगा, भौंकना हो जाएगा। जब वो पेन में होते हैं, डॉग्स यहाँ पे भी पूछा है, जब वो दर्द में होते हैं तो एल्प करते हैं या वाइन करते हैं, भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा जब वो एंगर में होते हैं तब क्या करते हैं, स्नॉर या ग्रोल, ये करते हैं। एट द मून, तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यही आपका गलत हो जाएगा, डॉग्स यहाँ पे बे नहीं करते हैं एट द मून में। तब क्या करते हैं, बे, BAY, ये वाला बे करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे BEY है ना, ज़्यादा फर्क नहीं है, इसी में गलती है, तो ये लोग बे करते हैं, BAY करते हैं, BEY नहीं। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे क्या साउंड है, हॉर्सेस। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपके हॉर्सेस हैं, ये साउंड इनका क्या है, नी, स्नॉट, फिनी, ये सारे हैं। फिर हाउंड्स क्या है, बे। उसके बाद जैकल्स क्या करते हैं, हाउल करते हैं। हाइनास, हाइनास ही गलत है, यहाँ पे रोर नहीं करते हाइनास, तो हाइनास करती क्या है, लॉफ। एक मिनट, यहाँ पे गलती किस में है, हाइनास में ही मिसमैच है, ये रोर नहीं करते हैं, लॉफ करते हैं। हाइनास मीन्स क्या होता है, लकड़ बग्घा, इसकी हिंदी अगर जाएंगे तो ये लोग लॉफ करते हैं, हंसते हैं। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, 96 से 100 तक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन देयर इज मिसमैच, इसमें भी पूछा है, बिटवीन मस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर का क्वेश्चन आ गया है। मस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर का कौन सा इसमें मिसमैच है, कौन सा इनकरेक्ट है, तो देख लेते हैं इसको भी।
कौन सा इसमें इनकरेक्ट है इसको देख लेते हैं। पहला देखते हैं वेटर। वेटर का मस्कुलिन क्या हो जाएगा? वेट्रेस। सॉरी, यहाँ पे वेटर मस्कुलिन है, इसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? वेट्रेस। सही है। रोस्टर का हेन हो जाएगा, ये भी सही है, फेमिनाइन। स्टैलियन का मेयर। स्टैलियन एक प्रकार का घोड़ा होता है तो उसका फेमिनाइन जेंडर मेयर, घोड़ी हो जाएगा। विजार्ड मीन्स जादूगर होता है तो विजार्ड का फेमिनाइन जेंडर विजार्डेस नहीं होगा, विच होगा। क्या होगा? विच होगा। विजार्ड का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? विच। तो गलती किस में थी हमारी? डी में गलती थी, डी में ही हमारी गलती थी। डी वाला आपका क्या था? मिसमैच था। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रायर का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? मॉन्क। ठीक है। और फ्रायर का फेमिनाइन जेंडर नन भी हो जाएगा, दोनों सही है यहाँ पे। आगे क्या कह रहा है? गैंडर का क्या हो जाएगा? गूच, ये भी सही है। जेंटलमैन यही गलत है, जेंटल लेडी नहीं होगा, यही आपका जेंटलमैन का गलत है, यहाँ पे सिर्फ लेडी होगा, जेंटल लेडी नहीं होगा, सिर्फ ओनली लेडी होगा। जेंटलमैन का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? लेडी। तो इसी में गलती थी आपका, डी में ही। यहाँ पे गलती क्या है हमारी? यहाँ पे जेंटलमैन में। जेंटलमैन का फेमिनाइन जेंडर लेडी हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट, मैन का फेमिनाइन वुमेन सही है। नेफ्यू का नीस सही है। पापा का मम्मा भी सही है। सर का मैडम नहीं होगा, मैडम होगा। यहाँ पे यू एम कर दिया है, अरे यू कर दिया है मैडम, MADAM, यहाँ पे AM होना चाहिए, यहाँ पे यू कर दिया है, तो यही गलती थी। तो डी में ही गलती है आपकी, यहाँ पे डी में ही गलती है, यू नहीं आना चाहिए, मैडम होना चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट, मिल्क मैन का क्या हो जाएगा? मिल्क वुमेन। पीकॉक का क्या हो जाएगा? पीहेन सही है। सेल्समैन का सेल्स वीमेन हो जाएगा। और स्टेट्समैन का क्या हो जाएगा? स्टेट्स वुमेन, ये सही है। यहाँ पे गलती क्या है? 1 मिनट, यहाँ पे ये तीनों सही है, आपका गलत किस में है? पहला ही मिसमैच है। मिल्क मैन का मिल्क मेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिल्क मैन का क्या हो जाएगा? मिल्क मेड। ओके, मिल्क वुमेन नहीं होगा, मिल्क मैन का मिल्क मेड हो जाएगा। तो हमारा पहला ही गलत था, मिसमैच था। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। एबॉट का मस्कुलिन फॉर्म क्या हो जाएगा? एबिस सही है। एक्टर का एक्ट्रेस सही है। एम्बेसडर का एम्बेड्रेस सही है। ऑथर का क्या हो जाएगा? ऑथ्रेस हो जाएगा, पोएट नहीं होगा। यहाँ पे ऑथर का क्या हो जाएगा? ऑथ्रेस, AUTHORESS, ऑथ्रेस। ऑथर का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? ऑथ्रेस हो जाएगा, पोएट नहीं होगा। तो हमारी गलती किस में थी? डी में ही थी। 1 मिनट, तो डी में ही गलती थी यहाँ पे, ऑथर का ऑथ्रेस हो जाएगा, पोएट नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ ट्रांसिटिव वर्ब? कौन सा सेंटेंस ट्रांसिटिव वर्ब? हम पढ़ चुके हैं ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब कितनी बार, कि जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती है वो आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, और जो वर्ब कंप्लीट मीनिंग देता है वो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द रिवर इज़ फ्लोइंग फास्ट, ये आपका इंट्रांसिटिव है, मतलब जो नदी है वो तेज़ बह रही है। अब ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। सी डांस वेरी ब्यूटीफुली, बहुत अच्छा नाचती है, ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये आपका इंट्रांसिटिव है, इसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। हमने कह दिया वो बहुत अच्छा नाचती है, अब क्या आप सवाल करोगे क्या नाचती है? नहीं। जब क्या हमारे दिमाग में तुरंत क्या आ जाए ना, जब हम कोई चीज़ बोलें क्या आ जाए, तो वो समझो एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो वो आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। जो कंप्लीट सेंस दे रहा है तो आपका इंट्रांसिटिव। यहाँ पे कह रहा है कि नदी बहुत तेज़ बह रही है, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसमें कोई भी हमारे दिमाग में सवाल नहीं आएगा। तीसरा क्या कह रहा है? वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा क्या कर रही है? नाचती है, तो कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये आपका इंट्रांसिटिव है। माई सिस्टर इज गोइंग टू हर ट्रेनिंग सेंटर, तो ये भी आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये सब आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। हमारा पूछा था कि ट्रांसिटिव वर्ब कौन सा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर पहला ही हो जाएगा। ही नोज इंग्लिश वेरी वेल, हमने बोल दिया वह जानती है, हमने सिर्फ इतना ही बोल दिया कि वह जानती है। आप तुरंत पूछेंगे क्या जानती है, तुरंत दिमाग में आएगा कि क्या जानती है,
तुरंत सवाल करेंगे। तो क्या का जवाब व्हाट से जवाब अगर मिल जाए ना, वो हमारा तुरंत ट्रांसिटिव वर्ब हो जाता है। तब हम कह देंगे कि हाँ इंग्लिश जानती है, तब ये कंप्लीट सेंटेंस, वरना ये इनकम्प्लीट हुआ तो इसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी इंग्लिश की। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द लोविंग सेंटेंस हैज़ अ ट्रांसिटिव वर्ब। यहाँ पे भी ट्रांसिटिव वर्ब ही पूछा है, कौन सा ट्रांसिटिव वर्ब है। तो ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। इसमें ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इंट्रांसिटिव है, इसमें कहीं भी आपको ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तीसरा है द डॉग हैज़ बीन बार्किंग फॉर एन आवर, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। बॉयज जंप अप एंड डाउन इन एक्साइटमेंट, तो ये दोनों भी आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो इंट्रांसिटिव हमारा पूछा था ट्रांसिटिव वर्ब कौन सा है, बी है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब। यहाँ पे ट्रांसिटिव, ही स्पीक फ्रेंच वेरी फ्लुएंटली, हमने बोल दिया वह बोलती है। आप तुरंत पूछेंगे क्या बोलती है, हमने जवाब दिया फ्रेंच बोलती है। अब ये पूरा कंप्लीट सेंस हुआ कि नहीं, वरना अधूरा बोलेंगे तो अधूरा ही रह जाएगा, इसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो यही हो गया ट्रांसिटिव वर्ब। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट, आई डू नॉट एग्री डैश योर प्रपोजल। यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, एग्री के साथ दो चीज़ें आती हैं। जब आपका किसी पर्सन के साथ एग्री हो रहा है तो एग्री विद आएगा, और जब किसी प्रपोजल के साथ हो रहा है तो एग्री टू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रपोजल साफ साफ लिखा है, कोई पर्सन तो नहीं है, तो एग्री विद तो आना नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू। एग्री विद पर्सन के लिए, और एग्री जब किसी प्रपोजल की बात होगी, प्रपोजल पे एग्री होना है, कोई प्रपोजल है तो एग्री टू लगेगा। नेक्स्ट, वी हियर डैश इट डैश आवर मीटिंग। हियर के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। अब मीटिंग चल रही है तो मीटिंग के दौरान ही होगा, यही सही है, जवाब सही है, तो ऑफ ड्यूरिंग। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। नेक्स्ट, चेस्ड बाय द डॉग द थीफ रैन, मतलब भागा जा रहा है डॉग के द्वारा, चेस किया जा रहा है, पीछा किया जाता है। द थीफ रैन, थीफ भाग रहे हैं कहाँ पे, लॉन, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अक्रॉस द लॉन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अक्रॉस द लॉन, अक्रॉस। नेक्स्ट, ही वैनिस्ड एट द डार्कनेस, वह डार्कनेस में बदल गया। कोई चीज़ किसी चीज़ में बदल जाती है तो क्या लगता है, इनटू लगता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनटू। वैनिस के साथ वैसे भी इनटू लगेगा, वह डार्कनेस में बदल गया। तो वहाँ पे कोई चीज़ किसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है तो वहाँ पे उसके लिए क्या लगाते हैं, हम इनटू लगाते हैं। वैसे वैनिस के साथ इनटू आता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। नेक्स्ट, सी ट्यून डैश टू द म्यूजिक प्रोग्राम, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। सी ट्यून्ड ऑन टू द म्यूजिक प्रोग्राम। नेक्स्ट, अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्काल, मतलब एक आदमी के जिसके स्काल पे बाल ना हो, उसे क्या कहते हैं, बाल्ड। बाल्ड मीन्स क्या होता है, गंजा। आगे बढ़ते हैं, वन हु हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना बहुत मुश्किल का काम है, उसे फास्टिडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्टिडियस। एक्सेंट्रिक, सनकी, फैटल मीन्स क्या होता है, आप लोग बताएंगे, ये सब हम पढ़ चुके हैं, बहुत कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करा, हु इज़ हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना बहुत मुश्किल का काम है, उसे फास्टिडियस बोलते हैं। बहुत नकचड़ा किस्म का, तुनक मिजाज किस्म का, फास्टिडियस। आगे चलते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डी। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, मतलब नींद में चलने की बीमारी को क्या कहते हैं, तो सोमनम्बुलिज्म। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोमनम्बुलिज्म। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नींद में चलने की बीमारी को क्या कहते हैं, नींद में जो चलते हैं उसे सोमनम्बुलिज्म कहते हैं, और नींद में जो बात करता है उसे क्या कहते हैं, आप लोग बताएंगे, नींद में जो बात करता है उसे क्या कहेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं, आपका पैसेज आ गया है 111 से 118 तक पैसेज आपका आ गया है। इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं।
चलिए आंसर की तरफ चलते हैं हम। द इमोशनल अपील ऑफ imperialism never completely steal the British conscience. What does it mean? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, द ग्लोरिफिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द imperialism never completely blinded the British people to the unjustness of their policy. Next, what does the term authoritarian rule mean? तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए, रूल ऑफ द अथॉरिटी ऑफ लॉ, authoritarian. Next, what according to the author did the maintenance of imperialism result in? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? डी, erection of trade barriers in the foreign trade and other restrictive measure. Next, what do you think were the revealed truth of classical economics? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, लाइसेंस फेयर एंड फ्री ट्रेड. Okay, next, what according to the author was the attitude of the British liberals towards British imperialist and colonial policy? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वन ऑफ द रिपीटेड प्रोटेस्ट. विच क्लास ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी, ये सब पैसेज के चल रहे हैं क्वेश्चन. विच क्लास ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी वॉज अ फोर्स बिहाइंड द इम्पेरियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द अरिस्टोक्रेसी. यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरिस्टोक्रेसी. नेक्स्ट, विच क्लास ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी हैड द वेस्टेड इंटरेस्ट इन इम्पीरियल एक्सपेंशन? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, द ऑफिसर क्लास. Next, what was the opinion of the British liberal thinkers regarding Britain's continuing to rule India? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी. एक मिनट, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी. द ब्रिटेन कुड कंटिन्यू द रूल इंडिया ओनली विद टू कोऑपरेशन ऑफ मेनी सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन. ओके, क्वेश्चन यहाँ पे पैरा का क्वेश्चन खत्म हो गया है. नेक्स्ट, अब यहाँ से क्या कह रहा है कि 119 से 122 आपको क्या करना है? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से क्वेश्चन आ गए हैं. इसमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है. तो देख लेते हैं कौन सा इसमें इनकरेक्ट है. ओके, यहाँ पे देख लेते हैं. पहला कह रहा है यहाँ पे पहला क्या कह रहा है? लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट, मतलब जो पास्ट की चीज़ों को याद करना, उसे क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया. ये तो सही है, जिसे होम सिक भी बोलते हैं. दूसरा कह रहा है लूप ऑफ रोप इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? नूज. ये भी सही है. तीसरा कह रहा है लॉस ऑफ मेमोरी. अच्छा, इसको देख लेते हैं. लाउड टॉक स्पीच और क्वेरल, जो बहुत लाउड टॉक करता हो, स्पीच करता हो, क्वेरल बोलता हो, क्वेरल करता हो. क्वेरल मीन्स क्या होता है? झगड़ा. तो उसे क्या बोलते हैं? हैरेंग. ये भी सही है. तो गलत क्या है यहाँ पे हमारा? यहाँ पे हमारा गलत सी है, लॉस ऑफ मेमोरी. लॉस ऑफ मेमोरी को क्या बोलते हैं? एमनेशिया. AMNESIA. एमनेशिया, जिसकी मेमोरी चली जाती है उसे बोलते हैं एमनेशिया. लॉस ऑफ मेमोरी को क्या बोलते हैं? एमनेशिया. तो यही हमारा इनकरेक्ट था. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी. नेक्स्ट, 120 का देखते हैं. लवर ऑफ मीट, जो मीट का लवर हो उसे कॉर्निवोर, नॉन वेजिटेरियन. सही है. लवर ऑफ ह्यूमन फ्लेश. तीसरा देख लेते हैं. लवर ऑफ गुड टेस्ट इन आर्ट, पेंटिंग एट्सेट्रा, जिसको आर्ट पेंटिंग में एक गुड टेस्ट हो, मतलब ज़्यादा जानकारी हो, पार्की हो, उसे कैनोसर बोलते हैं. कॉनोसर. सही है. कॉनोसर मीन्स क्या था? पार्की. लवर ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, जिसको पूरी दुनिया घूमने का शौक हो, तो उसे ग्लोब ट्रॉटर बोलते हैं. ये भी आपका सही है. तो गलत क्या है आपका? बी गलत है. यहाँ पे देख लेते हैं इसको. बी यहाँ पे गलत है. लवर ऑफ ह्यूमन फ्लेश, उसे कैनिबल बोलते हैं. यहाँ पे कैनिडल दिया है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कैनिबल. CANNIBAL. जो ह्यूमन फ्लेश का लवर होता है उसे कैनिबल बोलते हैं. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी. नेक्स्ट, 121 का देखते हैं. लवर ऑफ सेल्फ, जो खुद से प्यार करता है उसे नैरिसिस्ट बोलते हैं. सही है ये. मेड ऑर्डिनरी बाई ओवर यूज. अच्छा, इसको देख लेते हैं अभी. मैन हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ वुमेन, मतलब वो आदमी
जो वो मैन जिसमें ऑटो वाली क्वालिटीज़ हो उसे इफेमिनेट कहते हैं, ये भी सही है। मैन ऑफ फ्लेक्स मॉरल उसे लाइसेंसियस कहते हैं, ये भी सही। तो गलत क्या आपका बी में ही गलती है। मेड ऑर्डिनरी बाय ओवर यूज़ उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं है, उसे हैकनीड बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, एक मिनट, इसकी स्पेलिंग लिख लीजिए, हैकनीड की यही गलती है। तो HACKNEYED, ज़्यादा फर्क नहीं था, इसमें ओ लगा दिया था, इसमें ओ लगा दिया, बस हैकनीड बोलते हैं। ओके, हैकनीड मीन्स क्या होता है, साधारण या मामूली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट 122 का देखते हैं। मैन हुज वाइफ हैज़ बीन अनफेथफुल टू हिम, मतलब वो औरत जिसकी वाइफ उसके लिए अनफेथफुल हो, वफादार नहीं हो, तो उसे क्या बोलते हैं, काकोल्ड। सही है, काकोल्ड। मेनिया फॉर बीइंग इम्पॉर्टेंट उसे मेनिया, ये भी आपका सही है। तीसरा क्या कह रहा है, मेनिया फॉर रेयर बुक्स के लिए जो मेनिया है, यहाँ पे मेनिया की बात कर तो फाइल क्या कर रहा है, बिब्लियोफाइल क्या कर रहा है, यहाँ पे यही गलत हो गया। डी क्या कह रहा है, मेनिया फॉर ड्रिंकिंग एल्कोहल, जिसको अल्कोहल पीने का मेनिया हो। मेनिया मीन्स क्या होता है, इसका मेनिया का रूट वर्ड क्या है, मेनिया मतलब होता है पागलपन, और फील मतलब क्या होता है, लव। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जिसको अल्कोहल पीने का मेनिया हो उसे डिप्सोमेनिया कहते हैं, तो ये भी सही है। तो गलत हमारा कहाँ है, सी में गलती है हमारे। मेनिया फॉर रेयर बुक्स, जिसको रेयर बुक्स का मेनिया हो, पागलपन हो, उसे बिब्लियोफाइल नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोमेनियाज बोलते हैं। तो इसको भी लिख लीजिए आप लोग, बिब्लियो, BIBLLIO, बिब्लियोमेनियाज, MENIACS, मेनियाज। ठीक है, मेनिया का मतलब ये होता है पागलपन, उसका रूट वर्ड है। जहाँ कहीं भी मेनिया आपका आ जाए समझो ये पागलपन से ही रिलेटेड है, और जहाँ कहीं भी फील आ जाए समझो वो लव से रिलेटेड है, और जहाँ कहीं भी मिसो आ जाए वो नफरत से रिलेटेड है, जहाँ कहीं भी मल आ जाए, MAL, मल से कोई वर्ड बन रहा है तो मतलब वो गंदा से रिलेटेड है। ठीक है, उसका रूट वर्ड याद कर लीजिए। आगे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था हमारा, सी में ही गलती थी यहाँ पे। ठीक है, बिब्लियो फाइल नहीं होगा, बिब्लियोमेनियाज होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ से 123 125 हमको फॉरेन एक्सप्रेशन वाला आ गया, कौन सा इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो देख लेते हैं इसको भी, इसमें क्या इनकरेक्ट है। 123 से 125, ओके देख लेते हैं इसको। इनकॉग्निटो मीन्स क्या होता है, इसको देख लीजिए, यही आपका गलत है पहला वाला। बी क्या कह रहा है, इन मीडियाज रेज, इसका मतलब होता है इन द मिडिल रिंग थिंग्स, सॉरी ये सही है आपका। तीसरा कह रहा है इल पेंसरिसो, इसका मतलब होता है इल एंड पेनशिप मैन, ये भी सही है। चौथा कह रहा है इन मेमोरियम, इसका मतलब होता है इन मेमोरी ऑफ। तो गलत किस में है, पहला वाला ही गलत हमारा। इनकॉग्निटो मतलब क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पे पहला ही गलत हमारा। इनकॉग्निटो मतलब क्या होता है, इन डिस्गाइज, ये नहीं होगा, क्या होगा तब, इन डिस्गाइज, DISGUISE, इन डिस्गाइज। ओके, इन रिकग्निशन नहीं होगा, इनकॉग्निटो मतलब होता है इन डिस्गाइज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा, जो इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, पहला कह रहा है इन स्टेटस क्वो, इसका मतलब होता है इट्स ओरिजिनल स्टेट, सही है। दूसरा कह रहा है इन ट्रेन, मतलब सर्विंग फॉर इंटरवल, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है इन टोटो, यही आपका गलत है। चौथा कह रहा है इन वीनो वर्टियास, मतलब इन वाइन देयर इज ट्रूथ, तो तीसरा ही हमारा गलत है। देख लेते हैं इसका क्या होगा, इन टोटो का मतलब, सी में ही गलती है। इन टोटो का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होता है, इन टोटो का मतलब होता है एंटायरली, क्या होता है, एंटायरली। एक दो क्वेश्चन इससे आते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम में, फॉरेन, जैसे लास्ट ईयर दिया था एक ही क्वेश्चन आया था, बट आते थे इससे। तो इसका इन टोटो का मतलब होता है एंटायरली। नेक्स्ट, ये लास्ट है आपका, क्या कह रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। इंटर एलिया मतलब अमंग अदर थिंग्स, सही है। दूसरा कह रहा है इप्सो फैक्टो, बाय द फैक्ट इटसेल्फ, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है एल एलिग्रो, सब लोग इससे फेमिलियर होंगे, चीयरफुल मैन, ये भी सही है। चौथा कह रहा है मेंस सेना एंड कॉर्पोर सैनो, इसका मतलब क्या दिया है यहाँ पे, डर्टी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, यही गलत है हमारा। तो यहाँ पे मेंस सेना इन कॉर्पोर सैनो क्या हो जाएगा, उसको भी देख लेते हैं, इसी में गलती है। तो इसका हो क्या जाएगा, इसका हो जाएगा अ हेल्दी
सॉरी, अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। क्या हो जाएगा? हेल्दी बॉडी। अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। यहाँ पे दिया है अ डर्टी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, बस डर्टी की जगह पे आपको क्या कर देना? हेल्दी लगा देना। अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, यही मतलब हुआ। तो यही हमारा रॉन्ग आंसर था। ओके, तो ये थे स्टूडेंट्स आज के 125 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको और आपने इसमें कितना अटेम्प्ट किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो हमने पूछा है कि सीक्वेंस से हम चलें या फिर रंजीत सर को अलग कर दें, उनका नंबरिंग अलग कर दें, या फिर जो सीक्वेंस से हम चलते आ रहे हैं मॉडल पेपर का वही सीक्वेंस लेना। आप लोग इसको बताना मत भूलिएगा, ज़रूर बताइएगा। ओके, अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है तो। ओके, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। और फीडबैक चाहिए आपको तो इसका PDF अगर चाहिए तो आपको हिना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।